हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। आज के इस सेशन में मैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का लेवल 6 का एक पेपर आपको सोल्व कराऊंगा। आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम जल्दी आपका कराया जाएगा और साथ ही साथ अगर आप एसएससी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जो इसका एग्जामिनेशन था वो टीसीएस ने लिया था। अगर ध्यान दें तो एसएससी एग्ज़ाम्स भी काफ़ी टाइम से टीसीएस कंडक्ट कराता हुआ जा रहा है। ठीक है, वेंडर जब चेंज होगा तब देखा जाएगा, लेकिन तब तक तो हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। तो एसएससी एस्पिरेंट्स इस सेशन को एज अ प्रैक्टिस सेशन के तौर पे ले सकते हैं और जो एनटीपीसी देने वाले हैं वो देख सकते हैं कि पिछले साल किस तरह के क्वेश्चंस आए थे और उन्हें हमें एग्जाम में किस तरीके से सोल्व करना चाहिए। ठीक है, टोटल अगर हम बात करें लेवल 6 में सीबीटी 2 में 35 क्वेश्चंस आए थे एक पर्टिकुलर शिफ्ट में। 2 शिफ्ट है हमारे पास, एक शिफ्ट आज और एक शिफ्ट इसकी वीडियो आपको कल मिल जाएगी। ये पूरे सेशन में जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, कोशिश करिएगा सारे के सारे क्वेश्चंस आप खुद से सोल्व करें। ठीक है, क्वेश्चंस का लेवल बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आपने एसएससी एग्जाम्स के अच्छे से प्रिपरेशन किए तो आराम से ये क्वेश्चंस को आप सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, स्टार्ट कर दें। विद इन 1 आवर आई थिंक ये 35 क्वेश्चंस हो जाने चाहिए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना अगर फ्यूचर में यूट्यूब पे आपको ये वीडियो दिखती है। और कुछ फ्री प्लेलिस्ट हमने यूट्यूब पे बना रखी है, ये आप अपनी प्रिपरेशन के लिए यूज कर सकते हैं और कंप्लीट तैयारी के लिए आप ऑफिसर बैच यूज कर सकते हैं। देखो, सबसे पहला सवाल हमारा है, इसे सिंप्लीफाई करके बता दो क्या वैल्यू होगी। ठीक है, क्या आंसर आएगा हमारा, फटाफट से बताइए। अब देखो, हम यूज करते हैं वी बोर्ड मास विनक्लिम बार ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एड सब्ट्रैक्ट, है ना। तो एक काम करते हैं, ऊपर वाले पार्ट को अलग सोल्व करेंगे, नीचे वाले पार्ट को अलग सोल्व करेंगे। अगर मैं ऊपर वाले पार्ट को देखता हूं तो सबसे पहले डिवीजन परफॉर्म होगा। 6/2 ये आ जाएगा मेरे पास 3, 12 माइनस 3 9 प्लस 4 13। ठीक है, अब नीचे वाले पार्ट को, इन सब में सबसे पहले क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9, फिर मल्टीप्लाई होगा 27, 27 माइनस 7 20 प्लस 6 26। क्या आंसर आ गया, 1/2। क्वेश्चन हो गया खत्म। हार्डली 15 से 20 सेकंड का सवाल था ये। अगले सवाल पे मैं मूव करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, 3x प्लस 2y 13 के बराबर है, वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 ये 0 के बराबर है। तो हमें एक्स वाई का मान बताना है। 4 ऑप्शंस हैं, आप दोनों इक्वेशन में वैल्यू पुट करके भी करना चाहो तो आपको आंसर मिल जाएगा। अदरवाइज आप देखेंगे यहाँ पे ये एक इक्वेशन 2 वेरिएबल की है और ये एक इक्वेशन है एक ही वेरिएबल है, तो यहाँ से मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी। अगर आप देखिए वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0 दे रखा है, तो 4 को क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। इस 4 को ब्रेक कर दूं अगर मैं, तो यहाँ पे मेरे पास 2 इंटू 2y लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। या फिर इसे पूरा ही आप ब्रेक कर लीजिए, मैं इसे लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू वाई। क्या ये मेरे पास यहाँ पे जो फॉर्मूला बना वो y माइनस 2 के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया और ये 0 के बराबर, इसका मतलब y माइनस 2 0 के बराबर और y का मान कितना आ गया, मेरे पास 2 आ गया। y2 कौन कौन से ऑप्शन में, या तो ये करेक्ट होगा या ये करेक्ट होगा। y को 2 अगर मैं यहाँ पे रख देता हूं तो 4, 13 में से 4 घटाया 9, 3 से डिवाइड करूंगा तो x का मान आ जाएगा मेरे पास 3। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर सभी लोगों को, सिंपल था सवाल। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करें, आप अलग अलग टाइप ऑफ एग्जाम्स के क्वेश्चन सोल्व करें, जिससे कि आपकी हैबिट बनी रहे अनएक्सपेक्टेड पेपर को देखने की भी। जैसे क्वेश्चंस इसमें कुछ अलग नहीं है, लेकिन लैंग्वेज पूछने का तरीका हो सकता है कुछ ऐसे स्टूडेंट्स को अलग लगे आरआरबी एनटीपीसी में। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है k इज द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ऑफ द नंबर्स दिस। ये हमारे पास 5 नंबर्स दे रखे हैं, इसमें जो ग्रेटेस्ट है और स्मॉलेस्ट है उसे मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे मिल जाएगा k। इसका मान बताना है कि क्या होगा। अब कैसे निकालेंगे, देखो कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 1/4 आपको पता है 0.25 होता है, 2/3 आपको पता है 0.66 होता है, 4/5 0.8 होता है, 5/8 आपके पास यहाँ पे 0.625 होता है। ये सारी चीजें आप परसेंटेज में पढ़ते हैं, फ्रैक्शन में ये 0.75 होता है। तो सबसे बड़ी वैल्यू है तीसरे वाली और सबसे छोटी वैल्यू है सबसे पहले वाली। इन दोनों का अगर मैं प्रोडक्ट कर दूं तो मेरे पास क्या वैल्यू निकल के आएगी, ये तो 1/5 आ गया, 4 से 4 कट जाएगा। k का मान अगर 1/5 है तो 1/k क्या हो जाएगा 5, 5 प्लस 4 और ये आ जाएगा 5 माइनस 2। क्या आंसर बना मेरा, 9 इंटू 3 27। दिस इज माई आंसर। क्वेश्चन हो गया खत्म। क्लियर है, सभी लोग कर पाए अच्छे तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एक सेकेंड,
चलिए, बहुत बढ़िया। अनुराग गलत कर रहे हो आप आंसर। आरआरबी का जो रेलवे में मैथ्स आता है वो एसएससी के मैथ्स से लेवल उसका थोड़ा डाउन रहता है, तो अगर आप एसएससी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं तो रेलवे के मैथ्स में कोई भी दिक्कत नहीं आती, आप सारे क्वेश्चन वैसे ही कर पाएंगे। अब देखो ये वाला सवाल क्या दे रखा है हमारे पास, ए बी और सी डी दो पैरेलल टेंजेंट है एक सर्कल की जिसका सेंटर है ओ। तो मैंने क्या करा है, यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करा, इसका सेंटर मैं मान लेता हूं से ओ है। दो पैरेलल टेंजेंट्स हैं ए बी और सी डी, ठीक है, मैंने कुछ ऐसी दो पैरेलल टेंजेंट्स बना दी। आगे क्या कहता है इसके अंदर, P and Q are on AB and CD respectively such that PQ touches the circle at R। PQ मेरे पास, P एक पॉइंट है AB के ऊपर और मेरे पास CD के ऊपर एक पॉइंट है Q। कुछ इस तरीके से जब मैं PQ को मिलाता हूं तो वो सर्कल को R पॉइंट पे टच करते हैं। तो ये लाइन किस तरीके से जाएगी, आप कहेंगे सर कुछ इस तरीके की लाइन जाएगी मेरे पास। ये पॉइंट हो गया P, ये हो गया Q और ये सर्कल को एक पॉइंट पे R पॉइंट पे टच कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमसे पूछा है आप मान बता दीजिए एंगल POQ का, मुझे ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। अगर आपने सर्कल पढ़ा हुआ है तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं सर एंगल POQ कितना होगा, 90 डिग्री होगा। एक प्रॉपर्टी की फॉर्म में भी हम पढ़ते हैं और मैं इसका डेरिवेशन भी आपको कितनी बार करा चुका हूं। बाकी अगर आप बेसिक से देखना चाहें तो बेसिक से मैं फिर से आपको रिवाइज करा देता हूं कि किस तरीके से हम इसके वैल्यू निकाल सकते हैं। चलें क्या आगे, अब हम फटाफट से बेसिक से देखेंगे कि बेसिक से अगर करना हो तो इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे। मैं थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन कर देता हूं यहां पे। अगर मैं इसको यहां से मिला दूं और इसको यहां से मिला दूं, कोई दिक्कत किसी को भी नहीं। अब ये फिगर आपको किस तरीके से दिखेगी, ध्यान से देखिए। मैं P से लेके ये फिगर ड्रॉ कर रहा हूं। मेरे पास एक सर्कल है, एक एक्सटर्नल पॉइंट है जो सर्कल को दो पॉइंट पे टच कर रहा है, ये सेंटर है, ये मेरा पॉइंट R है। ये वाले पॉइंट को नाम M दे दो, ठीक है, ये वाले पॉइंट को नाम मैंने M दे दिया। यहाँ से 90 डिग्री और बीच में एक लाइन ऐसे इन्हें जोड़ भी रही है। आपको पता है जो ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल है आपस में क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कॉन्ग्रुएंट क्यों होते हैं, क्योंकि ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ठीक है। मेरे पास ये वाला एंगल 90 डिग्री, ये वाला एंगल 90 डिग्री और ये वाली साइड कॉन्ग्रुएंट मतलब कॉमन। तो मेरे पास ये दोनों ट्राइंगल RHS प्रॉपर्टी से क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से मैं ये कह पाता हूं कि ये वाली लेंथ इस वाली लेंथ के बराबर आएगी और मेरे पास ये वाला एंगल जो थीटा है ये इस थीटा एंगल के बराबर आएगा। तो मेरे को यहाँ पे ये चीज समझ में आई कि मेरे पास अगर ये वाला एंगल क्या हो, थीटा हो, चलो मैंने कहा ये वाला एंगल अगर थीटा होगा तो मेरे पास ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं। सिमिलरली अगर मैं यहां से यहां पे परपेंडिकुलर डाल देता हूं, क्योंकि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल है, यहाँ पे भी 90 डिग्री है, यहाँ पे भी 90 डिग्री है, तो बेसिकली ये एक पूरी की पूरी मेरे पास क्या बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या होगा, क्यों एक एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से एक लाइन जा रही है, एक यहाँ पे लाइन जा रही, तो ये पॉइंट अब पहले P था, इसे अब Q बना लो आप। तो मेरे पास क्या निकल के आएगा, ये वाला एंगल अगर अल्फा है तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। क्लियर है इतनी चीज। अगर इतना पार्ट क्लियर हो गया तो मेरे को ये समझ में आया ये तो एक स्ट्रेट लाइन है, चारों एंगल्स का योग 180 डिग्री, तो मेरे पास 2 थीटा प्लस अल्फा ये किसके बराबर, 180 के बराबर, और थीटा प्लस अल्फा मेरे पास किसके बराबर आता है, ये 90 डिग्री के बराबर आता है। थीटा प्लस अल्फा क्या है, जो मुझे एंगल पूछा गया था, डेट इज एंगल POQ। ये अच्छे तरीके से देख लीजिए, इस प्रॉपर्टी को आप याद कर लीजिए। चलूं क्या आगे, अब मैं आप लॉजिकली सोचेंगे, यहाँ पे कुछ लोगों को लग रहा होगा कि सर ये स्ट्रेट लाइन क्यों है। आप ध्यान से फिगर को पिक्चराइज करिए तो आपको समझ आएगा ये स्ट्रेट लाइन ही होगी। मेरे पास एक सर्कल है, मैंने बिल्कुल जमीन, ये जमीन है मेरी, मैंने एक सर्कल रख दिया, एक स्ट्रेट लाइन ऐसे खींच दी, एक स्ट्रेट लाइन ऐसे खींच दी।
ठीक है, सर्कल को यहाँ पे टच कर रही है। अगर इन दोनों पॉइंट्स को मैं मिलाऊंगा तो ये सर्कल के सेंटर से पास होते हुए जाएंगे। ठीक है, और हमसे क्या दे रखा है, हमें एक ऐसी लाइन दे रखी है, हमसे पूछा ये एंगल बता दो, वो हमने निकाल लिया। चलें क्या आगे अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। गुड आफ्टरनून रवि। क्वेश्चन में कह रहा है 56 डिवाइडेड बाय कुछ पूरी स्टेटमेंट दे रखी है, जेड के बराबर है तो जेड का मान बताओ। अगेन सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, बोर्ड मास लगाएंगे। जहां पे भी माइनस प्लस मिल जाए तो समझ जाना वो सेपरेटर की तरह काम करेंगे। तो यहां से लेके यहां तक अलग कर दिया मैंने, माइनस आ गया यहाँ पे अलग कर दिया। क्यों? क्योंकि जब हम बोर्ड मास की बात करते हैं तो एडिशन सब्ट्रैक्शन बिल्कुल लास्ट में आते हैं, तो हाँ जहां से एडिशन सब्ट्रैक्शन दिख जाए उसे सेपरेट कर लिया करो। तो एक छोटा क्वेश्चन ये है, छोटा क्वेश्चन ये है, फटाफट से सोल्व करके आंसर निकाल लेंगे। डिवाइड है मल्टीप्लाई है, पहले क्या होगा, डिवीजन परफॉर्म किया जाएगा। 56 डिवाइडेड बाय 14 ये आ जाएगा 4। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो ये वाली वैल्यू आ गई 16। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या है, हम हमेशा लेफ्ट टू राइट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं या नहीं करते हैं, करते हैं। तो हम इधर से इधर चलेंगे, पहले मल्टीप्लीकेशन है या डिवीजन है फिर। ठीक है, तो पहले डिवीजन परफॉर्म होगा और उसके बाद एक और डिवीजन है। तो पहले मैंने डिवीजन 6/3 को सोल्व करा, तो मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा। फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे डिवाइड है, डिवाइड पहले परफॉर्म किया जाएगा। तो 2/10 है तो क्या आ जाएगा 1/5, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 12/5। क्या सोल्व हो गया, ये क्वेश्चन खत्म हो चुका है। फटाफट से अगर हम सोल्व करेंगे तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, ये वाली वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 68/5। ठीक है, ये तो चारों ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा, मतलब यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ा सा एरर है। मैं एक बार क्वेश्चन को वेरीफाई कर लेता हूँ एक्चुअल आंसर की से कि टाइपिंग में क्या मिस्टेक हुई है। थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ पे है, ये डिवीजन नहीं है, सॉरी, ये प्लस का सिंबल है। ठीक है, ये क्या है, प्लस है, तो इसे सही कर लीजिएगा। अगर हम सोल्व करेंगे तो मेरे पास 6/3 2 बचेगा, 12 इंटू 2 ये हो जाएगा 24, तो -24 और यहाँ पे ये +10 होगा। तो मेरे पास जो वैल्यू निकल के आएगी 26 - 24 दैट इज 2। दिस विल बी माई आंसर। चलते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन है ये, ध्यान से पढ़िए। ध्यान से करने वाला सवाल है, बेसिक से करोगे तो लंबा जा सकता है, डायरेक्ट देखो। 5 साल पहले जो फादर और सन की एज इसका रेशियो था वो कितना था, 7:2। तो फादर और सन है, ये मैंने लिख दिया 7:2। कब, 5 साल पहले प्रेजेंट से। ठीक है, आगे कहता है 5 ईयर्स हैंस, 5 साल के बाद, प्रेजेंट से मैं 5 साल के आगे अगर चला जाऊं तो फादर और सन की एज का रेशियो कितना है, 9:4 है। हमें बताना है कितने साल के बाद फादर की एज ट्वाइस हो जाएगी बेटे की एज से, मतलब जो फादर और सन का एज का रेशियो है वो 2 बना जाएगा। कैसे सोल्व करेंगे, हमें पता है चाहे हम कितने भी साल पीछे या कितने भी साल आगे चले जाएं, फादर और सन का जो एज का डिफरेंस है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। एक एग्जांपल से समझाता हूं, मान लो आज आपके पिताजी की एज है 30 साल और आपकी एज है से 4 साल। ठीक है, अगर मैं 10 साल आगे चला जाऊं तो आप फादर की एज हो गई 40 साल और आपकी एज कितनी हो गई 14 ईयर्स। तो क्या जो डिफरेंस है 26 ईयर्स का पहले भी था और अब भी है, तो इनका डिफरेंस हमेशा मेंटेन रहता है। तो हम रेशियो को सिंप्लीफाई करने के लिए इनका डिफरेंस है ना जो, वो हमेशा कांस्टेंट रखते हैं। डिफरेंस कितना है 5 रेशियो, यहाँ पे भी डिफरेंस कितना है 5 रेशियो, तो मतलब मेरा रेशियो मेंटेन्ड है। ठीक है, रेशियो में कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मुझे 2:1 चाहिए, रेशियो को मैं फिर से डिफरेंस को क्या कर दूं, अगर 5 रेशियो बनाना है तो मैं कहूंगा ये 10 कर देता हूं और ये 5 कर देता हूं।
मुझे चाहिए उनकी एज का रेशियो कितना हो जाए 10:5, मेरा डिजायर्ड आंसर मिल जाएगा। अब मेरे को ये समझ आया, प्रेजेंट से मैं 5 साल पीछे जा रहा था तो मेरे पास क्या था, सन की एज का रेशियो 2 था, 5 साल आगे चला गया तो 4 रेशियो हो गया, मतलब 10 साल का चेंज आया है नहीं आया है यहाँ पे, और यहाँ पे कितने का चेंज आया है 2 रेशियो का। तो 2 रेशियो क्या 10 ईयर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1 रेशियो किसे रिप्रेजेंट करेगा, क्या ये 5 ईयर्स को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहाँ पे मुझे 9 से 10 जाना है तो 1 रेशियो बढ़ाया मैंने, मतलब कितना बढ़ाया होगा 5 ईयर्स और बढ़ाया होगा। ठीक है, ऐसे 4 और 5 जा रहा है तो 1 रेशियो बढ़ाया मतलब 5 ईयर्स बढ़ाया होगा। तो ये प्रेजेंट से 5 साल ऑलरेडी ज्यादा था, 5 साल और आगे जाना है। मैं कहूंगा प्रेजेंट से 10 साल के बाद जो फादर और सन की एज का रेशियो है वो 2:1 आ जाएगा, मतलब फादर की एज डबल हो जाएगी सन की एज से। डायरेक्टली रेशियो की टर्म्स में पूरे क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है। चलूं क्या मैं आगे? अब आई होप क्वेश्चन सभी लोगों को समझ में आ गया। एक बार ध्यान से देखिए, कोई भी दिक्कत आपको इस क्वेश्चन में नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन में कहता है कि कितना टाइम लगेगा 450 मीटर लंबी ट्रेन को 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक खड़े हुए इंसान को क्रॉस करने में। अगर एक ट्रेन को एक खड़े हुए पर्सन को क्रॉस करना है तो ये माना जाता है कि उसे बेसिकली अपनी किसे क्रॉस करना है, अपनी लेंथ को ही क्रॉस करना है। क्योंकि अगर ट्रेन का स्टार्टिंग पॉइंट ए मान लूं और ये बी पॉइंट मान लूं तो मैं कहूंगा पर्सन तो खड़ा हुआ है। जब मेरे पास एंडिंग पॉइंट बी और स्टार्टिंग पॉइंट ए आ जाएगा तो ट्रेन उसे क्रॉस कर देगी, क्योंकि इसकी लेंथ कुछ नहीं मानी जाती। और अगर हम ध्यान दें तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, यहाँ ए पॉइंट से ए पॉइंट तक मूव करने में, ये तो ट्रेन की लेंथ के बराबर ही डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो अगर एक पर्सन को क्रॉस करना है तो उसे अपनी लेंथ को ही क्रॉस करना होगा। तो मुझे टाइम बताना है तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ट्रेन की लेंथ है 450 और स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर। 54 को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, वरना 54 को इक्विवेलेंट आपको पता है ये किलोमीटर पर आवर होता है तो ये 15 मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। ये चीज याद करा रखी है मैंने आपको। तो यहां से सोल्व कर लूंगा 315, 450 को 15 से काटूंगा तो 30 मीटर पर 30 सेकंड। ये क्वेश्चन ओरली करने वाला था, विदाउट पेन ये क्वेश्चन बड़े आसानी से किया जा सकता था। आप कहते हैं सर 54 किलोमीटर पर आवर मतलब 15 मीटर पर सेकंड, 450 को 15 से घटाया तो आ गया आंसर 30, और यही मेरा इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। क्लियर? बहुत सिंपल सा सवाल एग्जाम में पूछा गया था। लेवल 6 का पेपर करा रहा हूं मैं आपको, वो भी CBT 2 का। 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था, आज एक करा रहा हूं, एक कल कराऊंगा आपको। ठीक है, काफी बच्चों की हमेशा क्वेरी रहती है सर आप सीरियल्स पे फोकस करते हो, एनटीपीसी के पेपर्स क्यों नहीं कराते, या एनटीपीसी से रिलेटेड आप अलग से कराइए। तो मैं यही कहता हूं आप सीरियल की अच्छे से तैयारी कर लो, एनटीपीसी का अपने आप ही आप सारे क्वेश्चंस कर लोगे। अगला सवाल मेरे पास क्या दे रखा है, देखो क्वेश्चन में कहता कुछ पैसे हैं जो 75% तक इंक्रीज कर जाते हैं 10 ईयर्स में एक फिक्स रेट पे सिंपल इंटरेस्ट की। ठीक है, 6 साल के अंदर जो सम है वो कितने परसेंट इंक्रीज करेगा सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पे, हमें ये बताना है। तो आप कहेंगे सर मेरे पास 10 साल में कितना इंक्रीज हो रहा है, 75% हो रहा है। 6 साल में कितना इंक्रीज होगा, 75 डिवाइडेड बाई 10 इंटू में 6। यही मेरा क्वेश्चन का आंसर होगा। आप यहाँ पे सोल्व कर लेंगे तो 5 से काटूंगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और ये 15 आ जाएगा और यहाँ पे ये 3, 15 इंटू 3 45%। चले आगे, सिंपल, आगे बढ़ते हैं। 3 वैल्यूज दे रखी है, इन तीनों का हमें HCF बताना है कि क्या होगा। ठीक, अब HCF आप चाहें तो बेसिक मेथड से निकाल सकते हैं तीनों का, या फिर आप डायरेक्ट कुछ तरीका लगाना चाहें तो वो भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अब मेरे पास ऑप्शंस दे रखे हैं 5, 7, 25 और 35। आप बताओ क्या ये सारी की सारी वैल्यू 5 से कट रही है? यूनिट डिजिट 5 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है लास्ट डिजिट 5 या 0 होनी चाहिए। 5 से भैया सारी की सारी कट रही है तो ये तो है ही है। ठीक है, इसका मतलब 5 तो एक कॉमन फैक्टर है ही इसके अंदर। अब 7 से चेक करो, क्या 7 से कट रही है? 7 3 जा 21, 35 कट रहा है। क्या ये 7 से कट रहा है? कट जाएगा ये भी 7 से। क्या ये 7 से कट रहा है? ये भी कट रहा है। तो मेरी वैल्यू 5 से भी कट रही है, 7 से भी कट रही है। इसका मतलब HCF जो होगा वो 35 या उससे बड़ा ही होगा। चारों ऑप्शन देखो, 35 मुझे ऑप्शन में दिख रहा है, इससे बड़ी कोई वैल्यू नहीं है तो यही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से सोचा जा सकता है डायरेक्ट ऑप्शन की मदद से।
अगर आप बेसिक से करना चाहें तो बेसिक से भी ट्राई आउट कर सकते हैं। चलूं क्या आगे अब मैं? कहता है 2/3 ऑफ वाई 8/15 ऑफ जेड के बराबर है, तो वाई बाय जेड बता दो। तो वाई ये है, जेड इधर ले जाऊंगा, वाई बाय जेड ये हो गया। 8/15 था और ये इंटू में 3/2 हो जाएगा। क्वेश्चन खत्म हो चुका। 5 और ये आया 4, तो 4/5 मेरा क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन में कहता है कि एक सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है वो 308 मीटर दे रखा है, तो हमें एरिया बताना है। सरकमफ्रेंस परिधि क्या होती है एक सर्कल की? 2πr। पाई को 22/7 लेना है, तो 22/7 इंटू में r, ये हो गया मेरा 308। ठीक है, 22 से काटूंगा 1 जा 4 जा, 2 से काटूंगा 7, और मेरे पास रेडियस कितना आ गया, 7 इंटू 7 49। हमें बताना है एरिया। एरिया होता है पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू में 49 इंटू 49, यही वैल्यू हो जाएगी। अच्छा, ये 49 क्या है, 7 का स्क्वायर, तो एक बेसिकली पाई इंटू में 7 स्क्वायर। ये वाली वैल्यू हमने बहुत बार पढ़ी है, ये किसके बराबर होता है, ये 154 के बराबर होता है। ठीक है, और इंटू में मेरे पास यहाँ पे अब क्या रह जाएगा, 49 रह जाएगा। सोल्व करके आंसर बता देंगे। यूनिट डिजिट से नहीं हो सकता, चार ऑप्शन की यूनिट डिजिट 6 दे रखी है, तो पूरा पूरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 49 को अगर मैं 4 से करूंगा तो मेरे पास वैल्यू 196 आएगी, 19 कैरी फॉरवर्ड। 5 जा करूंगा इससे तो 245 और 19, यहाँ पे कोई 4 वैल्यू आएगी मेरे पास, और उसके बाद कुछ आएगा। ठीक है, 4 6 भी दो ऑप्शन में दे रखा है। चलो यहाँ पे 26 कैरी फॉरवर्ड हो गया मेरा, 49 प्लस 26 75, 7546 मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए करेक्ट हो गया। बाकी आप ये भी देख सकते थे कि जो मेरा आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पे जब मैं सोल्व कर रहा हूँ रेडियस मुझे डायरेक्ट वैल्यू मिल रही है, तो मेरा आंसर जो भी होगा 22 क्या होता है, 2 इंटू 11, 11 का मल्टीपल होगा। चारों ऑप्शन में डिविजिबिलिटी रूल लगा के भी क्या पता आपको आंसर मिल जाता। जैसे मैं देखता हूँ 11 से डिविजिबल है या नहीं। 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट्स हैं उनका सम कर दो, इवन प्लेसेस पे जो डिजिट्स हैं उनका सम कर दो, और उनका डिफरेंस जो है वो 11 से कटना चाहिए। तो 6 + 5 11, 7 + 4 11, 11 - 11 0, ये 11 से कट रहा है। क्या ये वाली वैल्यू 11 से कट रही है? 6 + 6 12, 7 + 4 11, बचेगा 1, 11 से नहीं कटेगा। 4 + 6 10, 11, 1 बचा, फिर से 11 से नहीं कटेगा। 6 + 5 11, 7 + 5 12, 1 बचा, फिर से 11 से नहीं कटेगा। 11 से कटने वाली एक ही वैल्यू है, तो यही मेरा आंसर हो सकता है। क्या ये चीज आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर हो गई? आप हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी मैं सर्कल की बात करूंगा, क्या जब भी मैं सर्कल की बात करूंगा तो एरिया जो होगा, अगर पाई 22/7 है या इंटीजर वैल्यू में होगा, तो आप कहेंगे सर ये 11 का मल्टीपल 100% होगा ही होगा। 100% 11 का मल्टीपल होगा ही होगा, अगर एग्जैक्ट इंटीजर वैल्यू में दे रखा है और पाई 22/7 लेना है। अगर इंटीजर वैल्यू में नहीं होगा तो कुछ इस तरीके से होगा कि यहां पे कोई वैल्यू होगी और न्यूमरेटर में 11 का कोई फैक्टर, 11 का कोई मल्टीपल होगा। तो या तो डिनोमिनेटर में 11 दिखना चाहिए आपको, वरना जो अगर इंटीजर वैल्यू में आंसर है तो वो 11 का मल्टीपल होगा। ये एरिया का हमें 6 फिक्स पता है। क्यों पता है ये? आपको पता है पाई हो गया 22/7 इंटू में रेडियस का स्क्वायर। अब रेडियस जो भी हो, या तो रेडियस में मेरे पास क्या हो, मान लो रेडियस का स्क्वायर है, रेडियस में डिनोमिनेटर में अगर 11 आ गया, यहाँ पे 11 है ना, 11 इंटू 2, अगर रेडियस में 11 मुझे डिनोमिनेटर में मिल गया तो ये एक 11 कटेगा, एक 11 रह जाएगा। से रेडियस होता मेरे पास 2/11, तो 2/11, तो एक कट जाता, एक रह जाता मेरे पास 11 का फैक्टर। अगर न्यूमरेटर अगर नहीं है रेडियस में 11, सो मैंने मान लिया 14, तो उस पर्टिकुलर केस में मेरे पास क्या होगा, न्यूमरेटर में 11 का मल्टीपल आएगा। तो मेरा या तो डिनोमिनेटर में 11 दिखेगा, अगर डिनोमिनेटर में 11 नहीं है तो जो इंटीजर वैल्यू है वो मेरा 11 का मल्टीपल होगा ही होगा। ठीक है, अगर सर्कल का एरिया दे रखा है। चलें आगे, ये कंसेप्ट याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आगे बढ़ते हैं। एक कोनिकल टेंट दे रखा है, उसका रेडियस ऑफ बेस मुझे दे रखा है 9। आगे बढ़ते हैं, इसकी हाइट भी मुझे दे रखी है 12। हमसे कहता है फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मटेरियल नीडेड टू मेक इट इफ इट कॉस्ट 100 रुपीज पर पाई मीटर स्क्वायर।
अगर मुझे टेंट बनाना है तो उसमें कितना खर्चा आएगा, अगर 1 पाई मीटर स्क्वायर के लिए मुझे 100 रुपए पे करने हैं। आप कहेंगे सर देखो, जब मैं टेंट की बात करता हूं तो हमेशा जो कपड़ा लगता है नीचे तो जमीन होती है, जमीन पे कुछ नहीं बिछाते, सिर्फ जो ये वाला पोर्शन है, जो कर्व पोर्शन होता है टेंट का, यहां पे ही कपड़ा बिछाया जाता है और इसे हम बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। और ये होता है मेरे पास पाई आर एल के बराबर। पाई आर एल क्या होता है, एल होता है मेरी इसकी स्लांट हाइट, आर होता है रेडियस। तो अगर रेडियस 9 है, ये 12 है, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप निकाल सकते हो, ये वैल्यू आ जाएगी 15। तो 9 12 15 के साथ ट्रिपलेट बनाते हैं, तो स्लांट हाइट मुझे मिल गई 15, रेडियस मुझे मिल गया 9। तो मैंने कहा जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो आ गया मेरे पास 135 पाई। ठीक है, कॉस्ट बतानी है, 1 पाई मीटर स्क्वायर के लिए तो कितना पे करना पड़ रहा है, 1000। 1 पाई मीटर स्क्वायर के लिए कितना पे करना है, 100 रुपीज पे करने हैं। 135 पाई मीटर स्क्वायर के लिए कितना पे करना पड़ेगा, 135 से मल्टीप्लाई कर दो, 135 0 0। क्वेश्चन खत्म हो गया, ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। चलें क्या आगे, अब हम बहुत ही इजीली आप ये सारे सवाल कर सकते हैं अगर आपका मैथ्स ठीक है, बिल्कुल भी एग्जाम में फ्री माइंड से जाएगा, अच्छे से कर पाएंगे। एनटीपीसी में एक दिक्कत बस ये होती है, क्वेश्चंस मिक्स होके आते हैं। एसएससी में जैसे मैथ्स के सारे क्वेश्चंस एक साथ आपको मिल जाएंगे, ऐसा एनटीपीसी में नहीं होता। एनटीपीसी में क्या होगा, एक क्वेश्चन मैथ का, फिर रीजनिंग का आ जाएगा, फिर जीके का आ जाएगा, फिर मैथ्स का आ जाएगा, इस तरीके से स्प्लिट होके। तो हमने आप लोगों के लिए क्वेश्चन अलग से फिल्टर करे और उसमें मैं करा भी रहा हूँ आपके लिए। देखो क्वेश्चन में कहता है जो डिफरेंस है ना, इसे दोबारा से रिफ्रेश करता हूं। बेसिकली क्या कहता है, मेरे पास कुछ पैसे हैं, ठीक है, मैंने उसे सिंपल इंटरेस्ट पे अगर मैं देता हूं 3 साल के लिए, या फिर अगर मैं उसे कंपाउंड इंटरेस्ट पे देता हूं 3 साल के लिए, तो जो इंटरेस्ट मिलेगा उसका जो डिफरेंस होगा 3 साल का, वो 448 रुपीज के बराबर दे रखा है, जब मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 20% पर एनम के हिसाब से है। तो हमें बताना है कितने पैसे निवेश किए गए थे। आप कैसे करेंगे, आपके ऊपर है, आप चाहें तो इफेक्टिव रेट निकाल के कर सकते हैं, आप चाहे तो इसे डायरेक्टली कर सकते हैं। मुझसे कहोगे तो मैं दोनों तरीके से करा सकता हूं। ठीक है, सबसे पहले मैं डायरेक्ट तरीके से आपको कराने की कोशिश करता हूं, जो एक बेटर अप्रोच रहती है इस तरह के क्वेश्चंस में। मैंने कहा प्रिंसिपल और अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर मेरे पास 20% है, 20% क्या होता है 1/5। 5 रुपए निवेश करूंगा तो 1 का ब्याज मिलेगा, 1 साल में तो हो जाएंगे 6, कोई दिक्कत नहीं। ये मैंने 1 साल की बात करी। अगर 3 ईयर्स की बात करता हूं तो क्या हो जाता है, इनका क्यूब हो जाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए अगर हम देखें प्रिंसिपल और अमाउंट निकालने के लिए, मैं सीआई की यहाँ पे फिलहाल बात कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 125/216, और जो इनका डिफरेंस आएगा वो किसके बराबर हो गया, 91। अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटाऊंगा तो ये मेरा क्या आ गया, ये मेरे पास आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट। 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट किया, अगर प्रिंसिपल 125 है और अमाउंट मेरा 216 दे रखा है। इतना सबको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट मिल गया, 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। आप कहेंगे सर ब्याज कितना है, 1/5 की ब्याज दर है मेरी, 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, इंटू 3 कर दूंगा, तो इसका 3/5 अगर मैं कर दूं तो ये मेरा सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। ये आ गया 125 इंटू 3/5 डेट इज 75। ये आ गया सिंपल इंटरेस्ट 3 साल का। इनका जो डिफरेंस है वो हो गया मेरे पास 16 रेशियो। इनका डिफरेंस किसके बराबर दे रखा है, ये 448 के बराबर दे रखा है। अगर आप काटेंगे तो यहां से 1 रेशियो का मान निकाल सकते हैं, मेरे पास यहां से वैल्यू आएगी 2 जा और 128 8 जा, 1:28 के बराबर आ गया। मुझे बताना है कितने पैसे निवेश किए गए थे, वो क्या है मेरे पास 125 रेशियो है, तो 125 कितना हो जाएगा मेरे पास 28 इंटू में 125, और ये वाली वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, इसे मैं ब्रेक कर सकता हूँ 7 इंटू 4 में। अब 4 को 125 से करूंगा तो 500 इंटू 7 3500। यही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर है, क्वेश्चन खत्म हो गया। एक तरीका तो ये हो गया करने का क्वेश्चन को, जब हम रेशियो मेथड से करते हैं, ये बेस्ट मेथड रहता है इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए। इफेक्टिव वाले से अगर हम करें, अगर वैल्यूज याद हो तो इफेक्टिव वाला भी ठीक रहता है। ठीक है, अगर आपको पहले से पता है कि 20% का 3 साल का इफेक्टिव कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है, डेट इज
72.8% होता है, अगर ये चीज आपको याद है। 20% का सिंपल इंटरेस्ट 3 साल का, ये तो आप निकाल लोगे, 20 इंटू 3 ये 60% होता है, ठीक है। तो इनका डिफरेंस कितना हो गया, इनका डिफरेंस हो गया 12.8%। ये किसके बराबर हो गया, ये 448 के बराबर हो गया, ठीक है। और हमें किसका मान बताना है, 100% का। सोल्व करके आप वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। अगर 20% का 3 साल का इफेक्टिव याद है, नहीं याद है तो आपको फिर फॉर्मूला पता है निकालने का, वो आप फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। मैंने कहा 20 का 2 साल का इफेक्टिव निकालूंगा तो 44 आएगा, फिर 44 और 20 में लगाऊंगा तो 72.8 आएगा। आप इसे सोल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, 2 का लगाना हो तो a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, या फिर अगर दो इक्वल वैल्यूज हैं तो मैं कह सकता हूँ 2a प्लस ए स्क्वायर बाई 100 होता है, ठीक है। अगर 3 का निकालना है डायरेक्टली तो ये होता है मेरे पास 3a प्लस 3a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 प्लस a क्यूब डिवाइडेड बाई 10,000। इससे भी आप इफेक्टिव निकाल सकते हैं, आपके ऊपर है आप कौन सा मेथड फॉलो करना चाहें। चलो आगे, निकाल लोगे सभी लोग बेसिक से, बाकी मैंने डिटेल में आपको बता ही दिया। अगला सवाल हमारे पास ये है, अच्छा सवाल है, कंपाउंड टेस्ट का, काफी क्वेश्चंस पूछे गए। कैसे करेंगे इस सवाल को, क्वेश्चन में कहता है मेरे पास कुछ पैसे हैं जो मैंने कंपाउंड टेस्ट पे अगर लगाए तो वो 2 साल में बन जाते हैं इतना और 3 साल में बन जाते हैं इतना। तो हमें बताना है कि कितने पैसे मैंने निवेश किए थे। ध्यान से समझिएगा, प्रिंसिपल है, फिर अमाउंट 1 बनता है मेरे पास, फिर अमाउंट 2 बनता है, और फिर मेरे पास बनता है अमाउंट 3। प्रिंसिपल मुझे निकालना है, 2 साल के बाद अमाउंट कितना है बन रहा है मेरे पास 56,180, और 3 साल के बाद वैल्यू बन रही है 59,55 इसमें फिर टाइपिंग मिस्टेक है हल्की सी, जस्ट गिव मी अ सेकंड। $59,550.80। अब होता क्या है, देखो प्रिंसिपल पे मैंने ब्याज लगाया 8% के हिसाब से तो अमाउंट 1 बना, फिर इसमें ब्याज लगाया तो ये वाली वैल्यू बनती है। अब इसमें ब्याज लगाया तो मेरे पास ये वाली वैल्यू बनती है। क्या कुछ इस तरीके से ही चीजें चलती हैं। अगर मैं देखूं मुझे कितना ब्याज मिला इस वाले वैल्यू पे, तो इस पे 8% जो भी मेरा इंटरेस्ट रहा होगा वो मैंने ब्याज लगाया होगा तो ये वैल्यू बनी होगी। तो अगर मैं ब्याज निकालने की कोशिश करूं तो यहाँ पे 0.8 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। 50 में से 80 को घटाऊंगा तो मेरे पास ये वाली वैल्यू 70 आ जाएगी। फिर यहाँ पे 94 में से 61 को घटाऊंगा तो मेरे पास 33, ये हो गया। और डिवाइडेड बाय मेरे पास 56,180, इतना ब्याज है इतने पे, परसेंटेज में निकालेंगे तो इंटू 100%। तो यहाँ पे मैं 100 को हटा के, ये पॉइंट हटा के एक जीरो लगा लेता हूँ, इतना परसेंट मेरे पास हो जाएगा, ठीक है। ये जीरो से हम ये वाली जीरो को एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या वैल्यू आ सकती है, देखो लॉजिकली अगर मैं कम टाइम में करने की कोशिश करूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे ये 8 है, 8 में किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 8 मिले, आप कहेंगे सर 1 से या फिर 6 से करना पड़ेगा, ठीक है। अगर 5618 है और स्टार्टिंग की 4 डिजिट देखो तो कितने टाइम्स जाएगा, लगभग आपको दिख रहा है लगभग 6 टाइम्स जाए, मतलब ये 5 वैल्यूज लूँ तो लगभग 6 के आसपास जा रहा है। और इंटू 6 करूंगा तब भी 8 यूनिट डिजिट से देखूँ तब भी 6 टाइम्स में पूरा का पूरा कट रहा है। तो चांसेस हैं जो मेरा आंसर होगा वो 6% ही होगा। आप चाहें तो सोल्व कर लें, लेकिन एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता तो लॉजिकली भी कई बार हमें चलना पड़ता है कि चांसेस है कि 6% ही मेरा सही आंसर है। आप करके देख लो क्या 6 बन रहा है या नहीं बन रहा, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। चलूं क्या आ गया, अब मैं रेट आ गया 6%। अब मेरे पास कुछ प्रिंसिपल रहा होगा, उस पर 6% का इंटरेस्ट लगाया तो अमाउंट 1 मिलेगा, मतलब 106/100 करा। फिर मैंने 106/100 करा तो मेरे पास अमाउंट 2 बनेगा, जो वैल्यू है मेरे पास 56,180 की। सोल्व करके आप प्रिंसिपल बता सकते हैं कि क्या वैल्यू आएगी, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास ऑप्शंस भी दे रखे हैं कि क्या क्या वैल्यू बन रही है। अगर मैं इसे सोल्व करता हूं, आप ध्यान से समझना, अगर एग्जैक्ट वैल्यूज में आंसर है तो मैं डायरेक्टली कर सकता हूं। देखो ये 200 है, 2 जीरो है, ये उधर जाएंगी, 10 की पावर 4 लिख सकता हूं इन दोनों की जगह। और आप देखेंगे प्रिंसिपल आएगा 56,180 डिवाइडेड बाय 106 का स्क्वायर, 106 इंटू 106, ये वैल्यू बनी। अब देखो मुझे ना 10 को काटने के लिए क्या चाहिए, मुझे
डिनोमिनेटर में 10 चाहिए कहीं ना कहीं, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दूं इसे, आप चाहें तो इसे 4 से काट लो, ये 53 बचेगा मेरे पास, और इसे 4 से काटूंगा तो मेरे पास ये वाली वैल्यू 14045 ये वैल्यू आई। अब डिनोमिनेटर में यूनिट डिजिट 9 है और यहाँ पे यूनिट डिजिट 5 है, क्योंकि ये इसे तो काट नहीं पाएगा, तो मेरा जो भी आंसर होगा 10 की पावर 4 का मल्टीपल होगा। 10 की पावर 4 का मल्टीपल तो मुझे यही आंसर दिख रहा है, तो यही हो सकता है। वरना डिनोमिनेटर में देखो यूनिट डिजिट 9 है, 9 में किससे मल्टीप्लाई करूं कि यूनिट डिजिट 5 आ जाए, क्योंकि यही वाला पार्ट इससे कट सकता है, तो आप देखेंगे 5 टाइम्स ही जाएगा कहीं ना कहीं, तभी मेरे पास मैच करेगा। तो मेरे पास जो आंसर होगा वो 5 का मल्टीपल अलग से और 10 की पावर 4 का मल्टीपल अलग से, ऑप्शन डी ही इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो यही आंसर हो सकता है, ठीक है। वरना आप इसका स्क्वायर करके डिवाइड करके निकाल लें तब भी आपका आंसर आ जाएगा, वरना लॉजिकली आप इसे यहीं पे खत्म कर सकते हैं क्वेश्चन को। चलूं क्या आगे अब मैं, देखो 10 की पावर 4 क्या है, 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4, यहाँ पे ना 2 का फैक्टर है ना 5 का फैक्टर है, तो ये तो मेरा जो आंसर होगा 10 की पावर 4 का तो मल्टीपल हो गई, उसमें एक ही ऑप्शन दे रखा है मुझे। अब देखने वाले और भी चीजें, अगर मेरे पास ऑप्शंस में और भी क्लोज ऑप्शंस आ जाते हैं, आप कहते हैं सर 40,000 भी ऑप्शन में होता या कुछ और होता, और आपको और चीजें चेक करनी होती, तो आपके दिमाग में ये आ सकता था सर 6% है मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट, 2 साल के बाद वो वाली वैल्यू बनी है ना, तो मेरे पास लगभग क्या वैल्यू रही होगी कि जिसका इफेक्टिव ये आ जाए। 4 ऑप्शन दे रखे हैं 48, 45, 52 और 50, तो जो सारे के सारे ऑप्शन है मेरे 50,000 की रेंज में। अगर मैं ध्यान से देखूं 50,000 पे 6%, 2 साल का इफेक्टिव अगर 6% का निकालता हूं तो 12.36% बनता है, ये हमने पढ़ रखा है। तो कौन सी वैल्यू को 12.36% बढ़ाऊं कि ये वाली वैल्यू आ जाए, मतलब लगभग 12% से थोड़ा सा ज्यादा। तो आपको पता है इसका 12% कितना होगा, 6,000, 6,000 से थोड़ा सा ज्यादा बढ़ रहा है, तो यही सबसे फिट बैठ रहा है। इसमें 6,000 भी बढ़ाऊंगा तो बहुत ज्यादा चला जाएगा, इसमें 6,000 बढ़ा दूंगा तब भी वैल्यू बहुत कम रहेगी, इसमें बढ़ा दूंगा तब भी कम रहेगी। तो चार ऑप्शन में अब भी मेरा 50,000 ही रहता अगर मैं अप्रोक्सीमेशन से करता इस क्वेश्चन को, क्योंकि ऑप्शंस में फिर भी गैप है, 50 से 2-2, 2,500 का गैप आ रहा है। अगर 5-6 वैल्यू का गैप आता तो फिर अप्रोक्सीमेशन काम नहीं करता, मुझे ऐसे ही करना पड़ता। डिपेंड करता है क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, उसमें क्या क्या चीजें पूछी गई है। अगला सवाल मुझे बता दो, इस वैल्यू को सोल्व करने के बाद क्या मिलेगा, इस एक्सप्रेशन को सोल्व करने के बाद क्या मिलेगा। सोल्व करेंगे यहाँ पे 1 माइनस, देखो अगर मैं न्यूमरेटर वाले पार्ट को करूँ तो 4/5 है, ये -3 + 2 है, तो मेरे पास क्या बचेगा -1। 4/5 -1 करूंगा तो -1/5 बचेगा, और इंटू में 8 है तो 8 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यही आएगा। 3 का स्क्वायर 9 इंटू 8 72 -8 64, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। 8 से काट दूंगा तो ये वाली वैल्यू मेरे पास 8 आ जाएगी, 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 1/40 बन जाएगा, और आंसर आ जाएगा 41/40। क्वेश्चन हो गया खत्म। चलें आगे, फटाफट से करते रहिए, ठीक है क्वेश्चन को सोल्व। अब ये मेरे पास क्या दे रखा है, ट्रिग्नोमेट्री का सवाल आ गया, एक इक्वेशन है, एक वेरिएबल है, इसकी वैल्यू बतानी है, तो वैल्यू पुट तो मैं कर नहीं सकता, एक इक्वेशन एक वेरिएबल, तो सोल्व करना पड़ेगा बेसिक से। आप देखेंगे मुझे कोसेक स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर का बताना है, ये दे रखा है। अगर मैं इसमें एलसीएम ले लूं तो मेरे पास 1 + tan थीटा 1 - tan थीटा क्या हो जाएगा, 1 - tan स्क्वायर थीटा, a + b a - b को मल्टीप्लाई करके ऊपर क्या आएगा, यहाँ पे 1 - tan थीटा प्लस में 1 + tan थीटा, ठीक है। 10 को मैं t लिख रहता हूं, क्योंकि आपको भी ऐसी आदत डालो जिससे कि एग्जाम में फंसो ना। तो आप देखेंगे t से t कट गया, यहाँ पे बचा मेरे पास 2/1 - t स्क्वायर, ये 4 के बराबर। अगर मैं यहाँ पे काट दूं तो ये बचेगा 2, और 1/2 किसके बराबर हो गया, 1 - t स्क्वायर के। t स्क्वायर का मान किसके बराबर हो जाएगा, 1 - 1/2 डेट इज 1/2। tan स्क्वायर थीटा मेरा 1/2 के बराबर है, इसका मान बताना है कि क्या होगा मेरे पास। अब ध्यान से देखिए, tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन में बेस स्क्वायर, यही होता है। हाइपोटेनियस स्क्वायर निकालूं तो मैं क्या हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डेट इज 1 + 2, ये हो जाएगा 3। पुट कर दो यहाँ पे, कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर स्क्वायर। सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर डिवाइडेड बाय बेस स्क्वायर। 3 को कॉमन ले लिया, 1 + 1/2 डेट इज 3/2 आएगा, और ये वाली वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 9/2। क्लियर सभी लोगों को, फटाफट से आगे बढ़ेंगे, देखिए जल्दी से, टाइम एंड वर्क का सवाल आ गया।
डेडसन मैथ्स देखिए एक बार और। सही तो है ये। क्वेश्चन में कहता है मेरे पास पी एक काम को 40 डेज में, क्यों उसी काम को 90 डेज में, और आर उसी काम को 36 डेज में कर सकता है। जब मुझे टाइम दे रखा हो, मुझे पता है इस तरह के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, टोटल वर्क निकाल लेते हैं जो कि इन तीनों का एलसीएम होता है। एलसीएम आप निकालेंगे, लॉजिकली माइंड काम करना चाहिए, तीनों वैल्यू देखती है आपके दिमाग में आना चाहिए भैया इनका एलसीएम तो 180 ही होगा। या आपके माइंड में ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियस माइंड इतनी कैलकुलेशन करना चाहिए। फिर मैं इनकी एफिशिएंसी निकालता हूं। मैं कहता हूं कि एफिशिएंसी क्या होता है, एक दिन में किया गया कार्य जो कि किसके बराबर होता है, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो 40 दिन में 180 काम हो रहा है, तो एक दिन में कितना काम होगा, सॉरी 180 नहीं है यहाँ पे 360 है, ठीक है 180 40 से नहीं कटेगा, तो मेरे पास 360 आएगा एलसीएम इसका। 40 से काटूंगा तो 9, और एलसीएम में थोड़ा आगे पीछे भी हो गया ना तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता आपका, ठीक है। बड़ा एलसीएम ले लिया, एलसीएम से कुछ उसका कोई मल्टीपल ले लिया, तब भी आंसर आपका सेम ही रहता है। तो ये सिर्फ एक रेफरेंस वैल्यू होती है। अगर मैं बात करता हूँ 90 डेज में 360 काम होता है, तो एक दिन का वर्क कितना हो गया 4, और अगर 36 डेज में 360 काम होता है तो एक दिन का वर्क हो गया 10। इतना मैंने निकाल लिया। अब आगे कहता है टी काम की शुरुआत करता है, क्यों ज्वाइन करता है उसे 7 दिन के बाद, और आर ज्वाइन करता है उसे 8 दिन के बाद काम शुरू होने के। तो हमें बताना है कि आर ने कितने दिन काम किया। तो इसे किस तरीके से कर सकते हैं, मैं मान लेता हूं जब से आर ने काम स्टार्ट करा उसके बाद हमें एक्स टाइम लगा। आर के काम शुरू करने से पहले क्या हो चुका था, स्टार्टिंग के 8 डे के बाद आर ने काम को स्टार्ट करा, तो इतने दिन पी ने कितना काम किया, 9 इंटू 8 पी ने काम कर दिया, 8 दिन में इतना काम करा पी ने। क्यों, क्योंकि 7 दिन के बाद ज्वाइन करा था, तो क्यू को एक ही दिन मिला काम करने के लिए, तो 4 इंटू 1 क्यू ने काम करा। अब मेरे पास 8 दिन गुजर चुके हैं, अब आर भी आ गया, क्यू भी है, पी भी है, तीनों मिलके काम करेंगे, तो कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी हो गई इनकी, 23 हो गई। मैं मान लेता हूं आर के आने के बाद कितने दिन काम किया गया, एक्स डेज तक काम किया गया। ये टोटल काम को बताएगा, डेट इज 360 के बराबर आ गया। सोल्व करेंगे, ये हो गया 72 76, इसमें से घटा दूंगा तो 284 आ जाएगा, और इसे डिवाइड कर दूंगा किससे, 23 से, तो मेरे पास x का मान आ जाएगा। 23 1 जा 23 जाएगा, 54 2 जा जाएगा, 46 8/23। यही मेरा आंसर आएगा। क्वेश्चन हो गया खत्म। चलें आगे, वरना यहाँ पे जैसे ही आपने 12 निकल गया था तब भी आपका एक ही ऑप्शन चेक कर सेट रहता। अगला सवाल हमारे पास, फटाफट से करिएगा, अच्छा सवाल है एवरेज का। डेविएशन कंसेप्ट पढ़ा है, फटाफट से लगा दीजिए और आंसर निकाल दीजिए। क्वेश्चन में कहता है कि 30 नंबर्स का जो एवरेज है ना वो 55 है। फर्स्ट 15 नंबर्स का एवरेज 51 है और लास्ट 12 नंबर्स का एवरेज 56 है। तो हमें बताना है एवरेज 68 74 और रिमेनिंग नंबर्स का क्या होगा, जो 3 रह गए। ध्यान से समझिए, 30 नंबर का एवरेज 55, पहले 15 नंबर का 51 और लास्ट के 12 नंबर का 56। तो 30 नंबर का दे रखा है कितना, 55 नंबर और एवरेज। फिर इसे 30 को अगर मैं स्प्लिट कर दूं तो फर्स्ट 15 नंबर, इनका एवरेज कितना है, 15 है, सॉरी 51 है। फिर लास्ट के 12 नंबर, तो इनका एवरेज कितना है मेरे पास, 56 है। कितने नंबर रह गए, 3 नंबर्स रह गए जिनका एवरेज हमें नहीं पता है, वो हमें निकालना है। तो एक काम करता हूं, मैं कहता हूं इन 30 में से इन 15 और इन 12 नंबर्स को घटा देता हूं, तो मेरे पास 3 नंबर्स का जो भी एवरेज है वो दिख जाएगा। तो इनका एवरेज फिलहाल मैंने x मान लिया। तो यहाँ पे मेरे पास जो 15 नंबर का एवरेज था डेट इज 51, मैंने मान लिया 15 आदमी छोड़ के चले गए। उसके बाद मेरे पास जो 12 मेंबर्स थे ये छोड़ के चले गए, इनका एवरेज था 56।
ये बचे 3 मेंबर, इनका एवरेज है x, इसका वैल्यू निकालना है। कैसे हम सोल्व करेंगे? अब यहाँ पे हम डेविएशन कंसेप्ट लगा सकते हैं, अगर आपने पढ़ा तो बहुत आसान हो जाएगा ये क्वेश्चन सोल्व करना। जो मुझे एवरेज दे रखा था इसे मैं क्या मान लूंगा, एज्यूम्ड मीन मान लूंगा, ठीक है। तो मेरे पास डेविएशन कितना आएगा, डेविएशन क्या होता है मेरे पास, ये होता है जो आपकी एवरेज की वैल्यू है उसमें से एज्यूम्ड मीन को घटाना। तो 55 में से 55 घटाऊंगा तो डेविएशन आएगा मेरे पास 0। 55 में से 51 में से 55 को घटाऊंगा तो मेरे पास क्या आएगा, -4 डेविएशन आएगा। और अगर मैं बात करूं 56 में से 55 को घटाऊंगा तो +1 डेविएशन आएगा। टोटल डेविएशन कितने का आया मेरे पास, जो ये x वैल्यू है ये एवरेज से कितना डेविएट करेगी ये हमें पता चलेगा एवरेज में। तो आप कहेंगे सर डेविएशन आया -15 इंटू -4 डेट इज 60, -12 इंटू में +1 डेट इज -12, ये डेविएशन आया। कितने नंबर्स पे आया बेसिकली ये डेविएशन, आप कहेंगे सर 30 में से 15 को घटाया, 15 -12 बचे 3 नंबर, तो ये 3 नंबर में बटेगा। तो जो मेरे पास x की वैल्यू है यहाँ पे वो किसके बराबर होगा, जो मेरा एवरेज है एज्यूम्ड मीन जो हम मानते हैं डेट इज 55, उसमें हमें ये ऐड करना पड़ेगा। क्लियर? तो ये हमारा डेविएशन कंसेप्ट से इस तरह के क्वेश्चन को हम डायरेक्टली कर सकते हैं। जो मेरे पास ये 3 नंबर का एवरेज निकल के आया वो आप यहाँ से देख सकते हैं। मेरे पास ये वैल्यू बनेगी 48 डिवाइडेड बाई 3, ये हो जाएगा मेरे पास 16 और x का मान आ गया मेरे पास 71। ये x क्या है, इन 3 नंबर का एवरेज है। हमसे कहता है कि इन 3 नंबर का एवरेज, ये 3 नंबर और इन दोनों को मिला दूं तो जो 5 नंबर बने इनका एवरेज बता दो क्या होगा। तो आप कहेंगे सर ये हो गया मेरे पास 3 इंटू 71 प्लस 68 प्लस 74, इनका एवरेज बताना, 5 संख्या हो गई डिवाइडेड बाय 5। अगर आप ध्यान से देखें तो मेरे पास ये 68 है, ये 74 है ना, ये 71 मेरा इन 3 का एवरेज था। ये 71 से क्या है 3 कम है, और ये मेरा क्या है 71 से 3 ज्यादा है, तो ये 3 से 3 कट जाएगा। 71 इंटू 2 और 3 इंटू 3 है, तो 71 इंटू 5 लिख सकता हूँ डिवाइडेड बाय 5, मेरा एवरेज आ जाएगा 71। ये डेविएशन मेथड से करेंगे तो हम इस तरीके से करेंगे। ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये ऊपर क्या हो गया, क्लियर? जिन लोगों को डेविएशन मेथड पता है वो इस तरीके से कर सकते हैं, जिन लोगों को डेविएशन मेथड नहीं पता वो बेसिक से करना चाहे तो उनके लिए बेसिक इक्वेशन भी मैं लिख देता हूँ कि बेसिक इक्वेशन हमारी यहाँ पे क्या बनेगी, ठीक है। तो बेसिक से जाएंगे तो कैसा होगा, मेरे पास 30 नंबर का एवरेज है 55, तो सम हो जाएगा 30 इंटू 55। मेरे पास पहले 15 नंबर का एवरेज है 51, तो 15 इंटू 51। लास्ट के 12 नंबर का एवरेज है 56, तो 12 इंटू 56। और अगर तीनों नंबर का एवरेज मैंने x माना है तो इनका सम हो जाएगा इन 3 नंबर का 3x। तो मैंने सम ऑफ ऑब्जर्वेशन को दोनों जगह इक्वेट कर दिया। इसे सोल्व करके आप x का मान निकालेंगे और उसके बाद आप आगे क्वेश्चन को उस तरीके से ले जाके कर सकते हैं। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, अगर आपकी स्पीड अच्छी 3 से पहले सारा काट दो, सिंप्लीफाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। कोई बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, बट अगर आपको डेविएशन मेथड आता है तो आप इस तरीके से थोड़ा जल्दी निकाल सकते हैं। और ये भी मैंने लिख दिया तो लंबा हो गया, अगर मैं लिखता नहीं तो इस क्वेश्चन को ओरली कैसे करते वो भी देख लो। मैं कहता मेरे पास जो एवरेज वैल्यू दे रखी है यहाँ पे कितनी दे रखी है 55 दे रखी है, यहाँ पे कितनी है 51, तो ये 4 कम हो गई, -4 का डेविएशन आया। यहाँ पे कितनी है 56, यहाँ पे +1 का डेविएशन आया, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ ये मेरे बीच में 3 नंबर चले गए, 3 नंबर निकालने के लिए ये वाले जो 15 नंबर है उधर जाके सब्ट्रैक्ट होंगे, तो ये 4 इंटू में -15 करना पड़ेगा, फिर 1 है उधर 12 जाके सब्ट्रैक्ट होंगे, तो मेरे पास +1 इंटू में माइनस का 12 करना पड़ेगा। तो नेट डेविएशन मेरे पास कितने का आया 60 - 12 डेट इज 48 का आया। 3 नंबर में बटेगा तो ये आ गया 16 को मैं अपने पुराने एवरेज में ऐड कर दूंगा तो मेरे पास ये आ जाएगा, इन तीनों नंबर का एवरेज आ जाएगा डेट इज 70, ठीक है। तो यहां तक इन तीनों नंबर का एवरेज हम निकाल सकते थे, बाकी के लिए आगे को आपको ऐसे सोल्व करना पड़ता। क्वेश्चन है y इक्वल्स टू क्यूब रूट 6 - 4, हमें इसका मान बताना है कि क्या होगा। कैसे सोल्व करेंगे, अलजेब्रा में बहुत बार कराया है। देखो मुझे क्या चाहिए, y क्यूब चाहिए। अगर मैं यहीं पे y क्यूब कर दूं तो मेरे पास ये क्यूब रूट 6 पूरा तरीके से एलिमिनेट होगा नहीं। तो हम क्या करते हैं इस तरह के क्वेश्चन में, जो इंटीजर वाला पार्ट है ना इधर, वो इधर ले जाते हैं।
मैं इसे y+4 कर देता हूँ और इधर क्यूब रूट 6 कर देता हूँ, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब मैं इसका क्यूब करूंगा तो हमें कोशिश करनी है कि ये वाली स्टेटमेंट बन जाए और अपना आंसर निकाल लें। तो अब हम क्या करेंगे, इसका क्यूब कर दो दोनों साइड, तो यहाँ पे तो क्या बचेगा, y³ प्लस 4 का क्यूब डेट इज 64 प्लस 3ab, तो 3y इंटू में 4 और यहाँ पे आया y+4 और ये किसके बराबर हो गया, मेरे पास 6 के बराबर। फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab a प्लस b, ये फॉर्मूला मैंने यूज किया। अब यहाँ पे मेरे पास देखो y³ आ गया, 3 इंटू 4 12y, 12y स्क्वायर आ गया, ये स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास 12y इंटू में 4 48 y आ गया और प्लस 64 किसके बराबर आ गया, 6 के। मुझे क्या चाहिए, प्लस में 100 चाहिए, यहाँ पे 64 है तो हम क्या करेंगे, इसमें 36 जोड़ दूं तो 100 बन जाएगा, इधर भी 36 जोड़ दो तो ये हो गया 42। क्वेश्चन हो गया खत्म। क्लियर है। इसे सिंप्लीफाई करके हमें बताना है कि क्या आंसर आएगा, फटाफट से करेंगे। देखो 72 तो एज इट इज है, माइनस सेपरेटर की तरह काम करेगा, या प्लस भी सेपरेटर की तरह काम करेगा, तो पहले ही अंदर वाला ब्रैकेट सोल्व करेंगे। अगर मैं इसमें भी देखूं तो ये प्लस आ गया तो यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा सकता हूँ, ये माइनस आ गया, ये भी सेपरेटर की तरह। क्वेश्चन मेरा छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में बट गया, अब फटाफट से सोल्व कर लो। चलो पहले सबसे अंदर वाले ब्रैकेट को सोल्व करता हूँ। 24 को पहले 8 से डिवाइड करूंगा तो 3 आएगा, 3 इंटू 6 18 आएगा, तो ये हो गया 18। यहाँ पे है 40 प्लस 18 माइनस में 4 इंटू 4 16 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 72 है और यहाँ पे मेरे पास क्या है 2। 40 प्लस 2 42 इंटू 4 162, नहीं 42 प्लस 4 इंटू 4 168 माइनस का 168 है, 72 प्लस 20 डेट इज 92। सोल्व कर लेंगे, मेरे पास यहाँ पे 6 और ये आ जाएगा 7 माइनस का। सिंप्लीफिकेशन के बहुत सवाल एनटीपीसी में पूछे जाते हैं और बहुत सीधे सीधे से क्वेश्चन होते हैं, आराम से आंसर आ जाता है। क्वेश्चन है 23.5% ऑफ अ नंबर इज 11.75, व्हाट इज द नंबर। एक नंबर का 23.75%, 23.5%, ये कितना है 11.75 है। नंबर बताना है क्या होगा, आपको दिख रहा होगा 11.75 का 2 टाइम्स तो ये है, तो 2% ऑफ अ नंबर 1 के बराबर, ठीक है। 100% ऑफ अ नंबर इज नथिंग बट द नंबर इटसेल्फ, तो यहाँ पे हमने 50 से मल्टीप्लाई करा, यहाँ पे भी 50 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 50। क्वेश्चन हो गया खत्म। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है क्वेश्चन के अंदर मेरे पास ABCD एक रेक्टेंगल है जिसमें AB मुझे 10 दे रखा है, BC मुझे 8 दे रखा है और एक सर्कल का सेंटर है जो 3 साइड्स AB BC और CD को टच कर रहा है। AB BC और CD को टच करेगा, एक ऐसा सर्कल बनाना है, तो वो किस तरीके से बनेगा। आप कहेंगे सर वो कुछ ऐसा ही बनाना पड़ेगा मुझे, ऐसा बनेगा या नहीं बनेगा, कुछ ऐसा सा सर्कल दिखेगा मुझे। अगर ऐसा सर्कल बनेगा तो इसका डायमीटर कितना हो जाएगा, क्या ये 8 ही हो जाएगा, और अगर ये डायमीटर 8 हो गया तो रेडियस 4 हो जाएगा, तो ये भी 4। ये कुछ इस तरीके का हमने सर्कल बना दिया जो इन तीनों को टच कर रहा है। ये O हो गया, ABCD है ये, ठीक है, ई मत कर देना। हमें OBC ट्रायंगल का एरिया बताना है, OBC। कैसे निकालेंगे, आप मुझे फटाफट से बताइए भैया, क्या ये एंगल 90 डिग्री का है?
ये मेरे पास बेस है 8, ये हाइट है इसकी 4, तो एरिया क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू 8 इंटू 4, ये आ गया 16। क्वेश्चन खत्म हो गया। टच कर रहा है तो टेंजेंशियल होगा, ये एंगल 90 डिग्री का होगा, क्वेश्चन खत्म। चलिए आगे। क्वेश्चन में कहता है एक राइट सर्कुलर कोन है, उसे हमने एक हेमिस्फेयर के ऊपर डाल दिया, तो कैसे दिखेगा। हेमिस्फेयर मेरा कुछ इस तरीके का होता है फिगर, जैसे बाउल हम घर में कटोरी वगैरह आपने देखी होगी, अगर उसके ऊपर मैं कोन डाल दूं तो कुछ इस तरीके से रखा जाता है। वो जनरली इस तरह के क्वेश्चन में यही देता है कि दोनों का रेडियस सेम होता है, तो मैंने मान लिया, वैसे आगे पढ़ेंगे तो मिल भी जाएगा। बेस रेडियस ऑफ द कोन इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द हेमिस्फेयर, दोनों का रेडियस क्या आ गया मेरे पास, समान आ गया। डायमीटर हेमिस्फेयर का 12 है और हाइट उसकी दे रखी, कोन की हाइट 8 है, तो कोन की हाइट बनाऊंगा तो ये मुझे दे रखा है 8। हेमिस्फेयर का अगर डायमीटर 12 है तो रेडियस कितना हो जाएगा मेरे पास, ये 6 हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, यही मेरा इसका रेडियस भी होगा 6। हमें बताना है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग क्या आएगी इस ऑब्जेक्ट को, कि अगर हम 1 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पेंट करने का 25 रुपीज चार्ज करते हैं। तो जब हम पेंटिंग करेंगे तो पेंटिंग कहाँ पे होगी, आप कहेंगे सर पेंटिंग इसके ना चारों तरफ होगी, इसके टोटल जो सरफेस एरिया जो बाहर की तरफ दिखेगा सिर्फ यहाँ पे पेंटिंग होगी, जो मैंने ग्रीन से बनाया। अगर मैं हेमिस्फेयर का ये घूमे वाला पार्ट जिसपे हम कलर करेंगे, जो सरफेस दिख रहा है, उसके एरिया की बात करूं तो ये तो 2 पाई आर स्क्वायर होता है। अगर मैं क्या कहते हैं कोन की बात करूं तो कोन का ये कर्व्ड सरफेस एरिया है, जो कि होता है मेरे पास पाई आर एल। ठीक है, स्लांट हाइट मेरे पास ये होती है, ये 6 है ये 8 है, तो स्लांट हाइट कितनी हो जाएगी 10, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। ठीक, तो एल मिल गया 10, तो ये हो जाएगा पाई आर इंटू में 10, या पाई आर आली रहने दो। तो टोटल एरिया जो मुझे क्या करना है, पेंट करना है, वो एरिया क्या आएगा, आप पाई को कॉमन ले लो, आर भी कॉमन आ जाएगा मेरे पास, पाई आर कॉमन आ गया और 2r प्लस एल बचेगा। ठीक है, पाई रेडियस कितना है 6, 2 इंटू 6 12 प्लस 10 22, ये आ गया मेरे पास 132 पाई। इतना एरिया मुझे पेंट करना है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पेंट करने के कितने पैसे, 25 रुपीज। 132 पाई पेंट करने के कितने पैसे हो जाएंगे, 132 इंटू में 25, वैल्यू निकाल लेंगे, 25 इंटू 50, 5 कैरी फॉरवर्ड, 3 जा 75 और 5 80, 8 कैरी फॉरवर्ड, 3300। दिस इज माय आंसर। क्लियर है सभी लोगों को, चलते हैं आगे। बाकी जनरली इस तरह के क्वेश्चन में जब इंटीजर वैल्यू में चीजें चल रही हो तो आपके दिमाग में कई बार ये आ सकता है कि सर ये 25 से मल्टीप्लाई होगा ही होगा, जब मैं जो भी एरिया आएगा उसे निकालूंगा, तो मेरा आंसर 25 का मल्टीपल होगा, तो ऑप्शन नंबर एक तो सी नहीं हो सकता और बी नहीं हो सकता, बाकी इन दोनों में से करेक्ट होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। बाकी 25 का 100% श्योरिटी से कभी नहीं कह सकते, हो सकता है कहीं मेरे पास सोल्व करते करते डिनोमिनेटर में कुछ आ जाए। वैसे तो इसमें कैलकुलेशन सिंपल थी तो डिनोमिनेटर में आने का कुछ चांस था नहीं, तो कर सकते थे हम डायरेक्टली दो ऑप्शन को एलिमिनेट। अदरवाइज बड़ा मुश्किल क्वेश्चन हो जिसमें नहीं पता आगे जाके वैल्यूज किस तरीके से दिखेंगी, तो उस क्वेश्चन में मे बी ये वाला पार्ट किसी से कट जाए तो फिर नहीं कह सकते। अगला सवाल मेरे पास कहता है 2 sin y प्लस cos y मेरे पास √5 sin y के बराबर है, तो 10y का मान बताना। 10 क्या होता है मेरे पास, आप कहेंगे सर ये तो मेरे पास sin y अपॉन में cos y होता है ना, यही निकालना है। अब ये साइन की फॉर्म में चीजें कुछ दे भी रखी हैं, तो या तो आप एक काम कर लो, ये 2 sin y को मैं इधर ले जाता हूं, तो मेरे पास यहाँ पे sin y कॉमन आ जाएगा और √5 माइनस 2 हो जाएगा और ये cos y के बराबर। अब sin y बाय cos y कर लूंगा मैं, ये cos y इधर ले गया तो 10y आ जाएगा और ये मेरा √5 माइनस 2 इधर चला जाएगा। अब सिंप्लीफाई करने के लिए रेशनलाइज कर देंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट नहीं है, तो √5 प्लस 2 से ऊपर मल्टीप्लाई और √5 प्लस 2 से नीचे मल्टीप्लाई, तो ऊपर तो बचेगा √5 प्लस 2, नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास, √5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 1, तो 10y हो गया, ये क्वेश्चन खत्म हो गया।
चलें आगे। अगला सवाल हमारे पास मीन मीडियन मोड से रिलेटेड एक अच्छा सवाल है स्टैटिस्टिक्स का। कहता है इन सभी ऑब्जर्वेशन का जो मीन है वो 21.25 दे रखा है, इन सभी ऑब्जर्वेशन का जो मोड है वो 29 दे रखा है, तो हमें P माइनस के बताना है। के उधर दिख रहा है ऊपर, P नीचे दिख रहा है। कैसे सोल्व करेंगे? मुझे P की भी वैल्यू निकालनी है, K की भी वैल्यू निकालनी है, फिर P माइनस के बताना है। अच्छा, अब ध्यान से देखो, इन सभी का मोड अगर मैं इधर देखूं, इन सभी का मोड क्या है? 29। मोड क्या होता है? वो वाली वैल्यू जो सबसे ज्यादा बार आती है। तो अगर मैं ध्यान से देख पा रहा हूं यहां पे 29 एक बार आया, आपके समझाने के लिए लिख रहा हूं, फिर 22 यहां पे है, यहां पे है, और तो कहीं नहीं है। 22 दो बार आ रहा है, 15 भी मेरा यहां पे दो बार आ रहा है, 18 एक बार आ रहा है, और 21 मेरा एक बार आ रहा है, और P मेरा 2 टाइम्स आ रहा है। अब इनका मोड 29 कब हो सकता है? आप कहेंगे सर 29 यहां तो एक बार ही आ रहा था, जबकि बाकी चीजें दो दो बार आ रही है। मोड 29 तब बनेगा जब ये 3 बार आएगा एटलीस्ट। और ये कब हो सकता है? जब P मेरा किसके बराबर हो? 29 के बराबर हो। तो अगर P 29 हो जाता है तो मेरा 29 कितनी टाइम्स आ जाएगा? 3 टाइम्स, और ये मोड बन जाएगा। तो एक ही पॉसिबिलिटी है, तो P आ गया 29। क्या ये चीज समझ में आ गई? डायरेक्टली निकाल सकते हैं हम। अब आगे बढ़ता हूं। मीन वाला तो सभी लोग बड़े आराम से निकाल लेंगे कि इन सभी वैल्यूज का मीन अगर 21.25 है तो सोल्व करना स्टार्ट करो। 29 प्लस 36 45 65 प्लस 21 86। ठीक है, फिर यहां पे मेरे पास 104 111 130 130 प्लस 2k, ये सभी ऑब्जर्वेशन का सम आ गया। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना होता है? एवरेज इंटू में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एवरेज है 21.25, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 2 3 4 8 टर्म्स है मेरे पास। ठीक, सोल्व करेंगे तो 25 इंटू में 8 करता हूं तो मेरे पास 2 बनता है, तो 2 जीरो आ जाएंगे, हट जाएगा, तो 2 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, 0.25 को करा था मैंने इससे, तो 2 बचा। 21 को 8 से करूंगा तो मेरे पास वैल्यू आएगी 168, और ये हो गया 170। 130 घटाऊंगा तो 40 बचेगा, 2 से डिवाइड करूंगा तो k का मान आ गया 20। हमें P माइनस के बताना है, तो 29 माइनस 20, और ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 9। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन हो गया खत्म। चले आगे। कहता है 1/7 ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 15 लेस देन हाफ ऑफ द नंबर। व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर। मेरे पास क्या है? एक 2 डिजिट का नंबर है जिसका जो 1/7 पार्ट है वो क्या है? 15 कम है उस नंबर के आधे से। हमें क्या बताना है? सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर, उस नंबर की जो डिजिट आएंगी उसका सम। तो उस 2 डिजिट नंबर को मैंने x मान लिया और मैं सोल्व कर रहा हूं। तो x/2 माइनस x/7 मेरे पास क्या आएगा? यहाँ पे 14 हो जाएगा, 7 माइनस 2 हो जाएगा, और ये x आ जाएगा, और ये 15 के बराबर आ जाएगा, है ना। 5 से काटूंगा 3, 14 3 जा 42, ये x आ गया। इसकी सम ऑफ डिजिट अगर हमें बतानी है तो 4 + 2 कितना आ जाएगा? 6। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया खत्म। सिंपल सा सवाल था, लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना था आपको। कहता है एक आदमी 20 दिन में काम को कंप्लीट कर सकता है, और सेम काम को एक वीमेन 30 दिन में कर सकती है। कितने दिन में 2 आदमी और 3 औरतें काम को फिनिश करेंगी? बेसिक अगर आप एरो मेथड से करना चाहे कर सकते हैं। मैंने कहा एक मैन है वो कितने दिन में? 20 दिन में। एक वीमेन है वो 30 दिन में कर सकती है। तो टोटल वर्क इन दोनों का एलसीएम जो कि 60 आ जाएगा। इनका एक दिन का काम निकालूंगा तो 60/20 ये 1 आ जाएगा, यहाँ पे ये 2 आ जाएगा। कितने आदमी है मेरे पास? 2 आदमी है। और कितनी औरतें हैं मेरे पास? 3 औरतें हैं। तो 2 आदमी एक दिन में कितना काम करेंगे? 2 करेंगे। 3 औरतें एक दिन में कितना काम करेंगे? 3 × 2, ये मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, ये एफिशिएंसी 3 थी, सॉरी। तो 2 आदमी एक दिन में 6 काम करेंगे, और 3 औरतें भी एक दिन में 6 काम करेंगे, दोनों साथ। ये सारे अगर मिलकर काम करें तो एक दिन में कितना काम हो गया मेरा? 12 काम हो गया।
60 काम था, कितने टाइम में कंप्लीट होगा? 60/12, ये हो गया 5 डेज। 5 दिन में मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो एरो मेथड से करो, जनरली इस तरह के क्वेश्चन को हम ऐसे ही कर लेते हैं, आंसर आ जाता है। वरना हम ये भी कह सकते थे कि भैया देखो मेरे पास टोटल काम क्या है, एक आदमी 20 दिन में एक काम को करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 1/20। कितने लोगों को काम करना है? 2 लोगों को। तो एक दिन में इतना काम हो जाएगा, होएगा या नहीं होएगा? अगर वीमेन की बात करूं तो मेरे पास 30 दिन में वीमेन पूरा काम करती हैं, तो एक दिन में 1/30 करेंगी, 3 वीमेन है तो एक दिन में इतना काम हो जाएगा। हो गया? तो एक दिन का काम आ गया। मैं मान लेता हूं ये एंड डेज में पूरा काम करते हैं, तो टोटल वर्क कितना है मेरा? W। ये हो गया। सॉल्व कर लेंगे, यहां से भी आंसर मिल जाएगा 1/10 1/10, तो ये बचेगा मेरे पास 1/5। W से W कट जाएगा, 1/5 इंटू में n इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, n का मान आ जाएगा 5। इस तरीके से भी देखा जा सकता है। अगला सवाल, हमें बताना है डिफरेंस क्या होगा मोड और मीन में इन सभी ऑब्जर्वेशन के अंदर। तो मोड तो वो संख्या होती है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है, तो मोड क्या आएगा? 4 5 6 7 8 12 9 12 5 12 दिख रहा है। मोड तो क्या होगा? 12 3 बार आ रहा है, बाकी ज्यादा तो कोई रिपीट नहीं कर रहा, तो 12। अगर मैं मीन निकालता हूं तो 9 5 9 6 15 22 30 42 51 63 68 और 80। कितनी संख्याएं हैं? सम आ गया, नंबर ऑफ वैल्यूज 1 2 3 4 5 6 10 वैल्यूज हैं, तो ये आ गया 8। मोड और मीन का डिफरेंस कितना आ गया? 12 - 8, ये आ गया 4। चलें आगे, यही पूछा है। मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं तो आप मेथड को समझिए एग्जाम में किस तरीके से आपको करना है, कि आप इसी तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं या आप कोई ज्यादा बड़ा मेथड यूज कर रहे हैं। हमें इसे सोल्व करके y का मान बताना है कि क्या आएगा। आप देखेंगे y हो जाएगा मेरे पास 10.2 डिवाइडेड बाय 0.17। पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर 2 जीरो लगेंगी, तो एक तो ये पॉइंट हट जाएगा और एक जीरो लग जाएगी। सोल्व करेंगे 17 6 जा होता है 102 और एक जीरो भी है 60। खत्म हो गया क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ध्यान से करिए, ये भी अच्छा सवाल है। क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर? फटाफट से बताइए। क्वेश्चन में क्या आता है? मेरे पास टोटल 5000 रुपीज है, ठीक है। उसका एक पार्ट 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पे दिया गया, दूसरा पार्ट 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पे दिया जाता है। जो टोटल इंटरेस्ट बनता है 2 सालों में वो बनता है 1072 के बराबर। तो हमें बताना है कि 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पे कितने पैसे दिए गए थे। अब इसे दो तरीके से कर सकते हैं, कुछ लोग चाहें तो इसमें वही अपना एलिगेशन मेथड यूज करके निकाल लें, कुछ चाहें तो बेसिक से निकाल सकते हैं एक्स मान के, और कुछ चाहें तो ओरली कर सकते हैं। 3 मेथड से इस क्वेश्चन को सोल्व कराया जा सकता है। मैं तीनों मेथड्स आपके एक बार रिवाइज करा देता हूँ। बाकी डायरेक्ट मेथड जो है वो मुझे ज्यादा पसंद है, जब वैल्यू दे रखी हो उससे आसान हो जाता है। देखो मेरे पास कितने थे? टोटल 5000 रुपीज, ठीक है। 2 सालों में जो ब्याज मिल रहा है वो इतना मिल रहा है, ठीक है। तो 1 साल का ब्याज निकालूंगा मैं, तो 1 साल का ब्याज हो जाएगा मेरे पास 536 रुपीज। यहां तक कोई किसी को भी दिक्कत? ठीक है। इसमें से कुछ पैसा मैंने 12% के हिसाब से दिया, कुछ पैसा 10% के हिसाब से दिया। मैं कह देता हूं जो 12% के हिसाब से दिया वो पैसा y दिया, ठीक है, मैंने फिलहाल मान लिया। इस पैसों को भी अगर मैं 10% के हिसाब से देता तो कोई दिक्कत नहीं होती। मैंने इसे 2 हिस्सों में ब्रेक कर लिया, एक 10% और 2%। अगर ये भी पैसा 10% पे देता, ये भी पैसा 10% पे देता, तो उस केस में तो जो टोटल इंटरेस्ट बनता वो इसका 10% बनता, और इसका 10% कितना आ गया मेरे पास? 5000 का 10% मैं कहता 500 रुपए मुझे ब्याज मिलता। लेकिन क्योंकि कुछ पैसा मैंने एक्स्ट्रा दिया था, एक्स्ट्रा परसेंट के ब्याज पे दिया था, जिसकी वजह से जो ब्याज मिला है मुझे 536 मिला है। तो आप कहेंगे सर 2% पैसा मैंने क्या करा था? एक्स्ट्रा उस पे दिया था, मतलब ब्याज पे, उस पे एक्स्ट्रा ब्याज मिला होगा। तो 2% पे मैं मान लेता हूं वाई पैसा है मैंने जो 12% पर एनम पे दिया था, तो ये 2% एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा मुझे वाई पे। तो मैं कहूंगा 2% ऑफ वाई। इसे अगर जोड़ दूं ये किसके बराबर आ गया?
क्या ये मेरा 536 के बराबर आएगा? और यहाँ पे 500 इसमें से घटा दो तो मेरे पास 2% ऑफ वाई ये 36 के बराबर आ गया, 1% मेरा 18 के बराबर आएगा और 100% किसके बराबर आएगा? 1800 के। क्वेश्चन खत्म हो गया। ओरली कर सकते हैं इस सवाल को आप। बेसिक से करते तो मैं इस इक्वेशन को, अगर आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है तो मैं बेसिक से लिख के समझाता हूं। आप कहते चलो मैंने x रुपीज 10% पे दिए और y रुपीज मैंने 12% पे दिए, टोटल मैंने कितना दिया? 5000 रुपीज ब्याज पे दिए। 10% x प्लस 12% y, ये किसके बराबर हो गया? ये बराबर हो गया मेरा 536 के। ठीक है, अब मैं दोनों इक्वेशन को क्या कर देता हूं, इसमें भी 10% से मल्टीप्लाई कर दूं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। अब इस वाली इक्वेशन में से इस वाली इक्वेशन को घटा दो तो 10% एक्स से 10% एक्स कट गया, 12% वाई से अगर 10% वाई घटाऊंगा तो 2% वाई बचेगा। और ये 536 में से 10% ऑफ 5000 घटाऊंगा तो मेरे पास ये कितना बचेगा? 36 बचेगा। सोल्व करोगे तो भी भाई आपका 1800 आ गया। ये बेसिकली लिख के करना है तो इस तरीके से देख सकते हो आप। ओरली करना है तो मैं डायरेक्टली इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकता हूँ कि मैंने मन मन में सोच लिया कि अगर ये वाला पैसा भी 10% पे दिया जाता तो ब्याज कितना मिलता? 500 का। लेकिन क्योंकि 2% एक्स्ट्रा पे दिया गया है तो कितना एक्स्ट्रा ब्याज मिला मुझे? 2% ऑफ वाई, जो भी पैसा मैंने दिया होगा यहाँ पे 12% पे, ये एक्स्ट्रा ब्याज इस वजह से मिल रहा है। और एक्चुअली में कितना ब्याज मिल रहा है? इतना। तो इसमें से ये घटाया तो मेरे पास आया 36, 2% ऑफ वाई के बराबर। सोल्व करके आंसर आ गया। दोनों एक ही चीज है। ये डायरेक्ट सोचने का तरीका है, लिखने का तरीका है। कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को एलिगेशन से भी करते हैं, एलिगेशन से थोड़ा लंबा हो जाता है। एलिगेशन से कैसे करते हैं? वो कहते हैं कुछ जो पैसा 10% पे दिया वो इधर लिख देता हूँ, जो 12% पे दिया चलो वो इधर से मुझे मिलेगा। एक्चुअल में मुझे कितना ब्याज मिला वो देखो, मुझे 536 का ब्याज मिला। कितने पे? 5000 रुपीज पे। इंटू 100% करूंगा तो 2 जीरो यहीं पे लगा दो और परसेंट कर दो, तो 2 जीरो कट गई, यहां से कटाऊंगा तो ये, और मेरे पास वैल्यू आएगी ये 10.72। तो यहाँ पे 10.72 का मुझे क्या मिला? इफेक्टिव ब्याज मिला। तो यहाँ पे अगर मैं एलिगेशन लगा दूं तो मेरे पास वैल्यू आएगी 1.28 और यहाँ पे वैल्यू आएगी मेरे पास 0.72। सिंप्लीफाई करोगे तो पॉइंट हट जाएगा और इसे मैं काट सकता हूँ 8 से, तो 16 और ये आ जाएगा 9। टोटल पैसा कितना हो गया? 25 रेशियो, जो किसे रिप्रेजेंट करेगा? 5000 को रिप्रेजेंट करेगा। 1 रेशियो 200 को रिप्रेजेंट करेगा। 9 रेशियो 9 इंटू 200 ये रिप्रेजेंट करेगा 1800 को। ठीक, ये हमारा एलिगेशन मेथड है। बहुत लंबा चला गया। जब वैल्यू दे रखी हो ना तो बेस्ट मेथड ये होता है जो मैंने आपको सिखाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है एक पर्सन एक सर्टेन डिस्टेंस एक सर्टेन टाइम में कंप्लीट करता है। स्पीड को अगर वो 30% बढ़ा दे तो उसे 15 मिनट कम लगती है सेम डिस्टेंस को कवर करने में। तो हमें बताना है अगर वो ओरिजिनल स्पीड से चले तो दूरी को तय करने में उसे कितना टाइम लगेगा। किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं? ठीक है, मेरे पास यहाँ पे क्या है? सेम डिस्टेंस है तो डिस्टेंस को मैं कांस्टेंट कर देता हूँ। डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो मेरे पास टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड हो जाता है। कहता है स्पीड को उसने बढ़ाया अपना 30% से, तो मैं कह सकता हूँ पहले 10 था 30% बढ़ा दूंगा तो अब कितनी हो गई? 13 हो गई। ये ओल्ड था, ये न्यू था, ये स्पीड की बात करी। टाइम स्पीड का इन्वर्स हो जाएगा तो पहले अगर 13 टाइम लगता तो अब कितना टाइम लगेगा? 10 रेशियो टाइम लगेगा। कहता है कि अब उसे जो टाइम लग रहा है 15 मिनट्स कम लग रही है, तो 15 मिनट्स कम, तो ये 3 रेशियो है, ये 15 मिनट्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो 1 रेशियो 5 मिनट को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। तो ओरिजिनली उसे कितना टाइम लग रहा था? 13 रेशियो 13 इंटू 5 मिनट, ये हो गया 65 मिनट। 65 मिनट क्या होता है? 1 आवर 5 मिनट्स। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 4 क्वेश्चंस बचे हैं, फटाफट से करेंगे। कहता है राम अगर एक आर्टिकल पे 10% का डिस्काउंट दे दे एमआरपी पे, फिर भी उसे 12.5% का फायदा हो जाता है। ठीक है, तो हमें बताना है कि अगर वो आर्टिकल को एमआरपी पे बेचे तो उसे कितना फायदा होगा। ठीक, 4 ऑप्शंस भी दे रखे हैं। कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को हम? आप कहेंगे सर
एक तो मेरे पास फॉर्मूला होता है, आप चाहें तो वो लगा सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन में जब मैं एमआरपी पे कुछ डिस्काउंट देता हूँ तो कॉस्ट प्राइस हो जाता है 100 माइनस डिस्काउंट, ये डिस्काउंट की परसेंटेज है जो भी है, और मेरे पास यहाँ पे एमआरपी हो जाता है जो मुझे प्रॉफिट हो रहा है बेचने पे, प्रॉफिट या लॉस। तो प्रॉफिट होता है तो प्लस में और लॉस होता है माइनस में। इसे करके हम कॉस्ट प्राइस और एमआरपी का रेशियो निकाल सकते हैं, फिर भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर बेसिक से जाना पर जाओ तो आपको पता है कॉस्ट प्राइस पे अगर प्रॉफिट होगा तो मेरा सेलिंग प्राइस बनेगा। एमआरपी पे क्या होगा, अगर मैं डिस्काउंट दूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, सेलिंग प्राइस बनेगा। तो सेलिंग प्राइस ने जोड़ दिया, हमने डिस्काउंट दिया एमआरपी पे 10% का, तो मैं कहूंगा एमआरपी का 10% कम कर दिया तो 9/10वां हिस्सा किसके बराबर होगा, सेलिंग प्राइस के। फिर भी कॉस्ट प्राइस पे 12.5% का फायदा होता है। 12.5 क्या होता है, 1/8। तो मैं कहूंगा कॉस्ट प्राइस का कितना हो जाएगा, अगर 8 का था तो हम कितने का बेच रहे हैं, 9 का, ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा। सोल्व करेंगे हम यहाँ से आंसर निकाल सकते हैं। 9 से 9 मेरा कट जाएगा, एमआरपी डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, ये कितना आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा 10/8। ठीक है, आप काटना चाहो तो और काट सकते हो। अगर हम आर्टिकल को एमआरपी पे ही बेचें तो कितना फायदा होगा, तो आप कहेंगे सर चलो काट ही दो, ये आ जाएगा 5:4। एमआरपी पे बेचूंगा तो 1 का फायदा हो जाएगा 4 पे, तो 1 का फायदा 4 पे, 1/4 इंटू में 100% कितना होता है मेरे पास, 25% होता है। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास, एक स्फेरिकल सेल है जिसका आउटर रेडियस 9 है और थिकनेस 1 दे रखी है। तो हमें बताना है वॉल्यूम क्या होगी मेटल की जो यूज किया गया है इसे बनाने के लिए। देखो आपके पास सेल क्या होता है, एक बॉल टाइप होता है, और स्फेरिकल सेल हो तो मेरे पास क्या हो जाता है, मतलब होलो सेल हो, या फिर मैं कह सकता हूँ उसकी आउटर और इनर रेडियस दे रखी हो, तो हम कहते हैं बीच में से खाली है और मेटल कहाँ पे लगा होगा, यहाँ पे लगा होगा। इसमें क्या दे रखा है, इसकी जो आउटर रेडियस है वो हमें दे रखी है यहाँ पे 9, थिकनेस इसकी दे रखी है 1, तो इसका मतलब क्या हो गया, इनर रेडियस कितनी हो गई मेरे पास 8। हमें बताना है कि कितना मटेरियल लगेगा इसे बनाने में, उसकी वॉल्यूम बतानी है। तो वॉल्यूम होती है स्पेयर की 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन अगर सेल की बात कर रहे हैं तो ये होता है 4/3 पाई आउटर रेडियस का क्यूब माइनस इनर रेडियस का क्यूब। तो मेरे पास यहाँ पे 4/3 पाई को 22/7 लेने को कहा गया है। आउटर रेडियस मतलब 9, 9 का क्यूब कितना होता है 729, 8 का क्यूब कितना होता है 512। ये मुझे पता है तो मैंने कोई फॉर्मूला नहीं लगाया। अगर यहाँ पे मेरे पास से हो जाता कि 29 और एक हो जाता 28, तो मुझे ना 29 का क्यूब याद है ना 28 का, तो फिर मैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा देता, डेट इज ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, तो फिर उससे कर लेते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। फिलहाल मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ, इसमें से इस वाली वैल्यू को घटाऊंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, आप कहेंगे सर ये वाला 29 में से 12 को घटाया तो मेरे पास ये बचा 17 और ये बचा 217। तो इसे हटा के मैं 217 लिख देता हूँ। 7 से काटूंगा तो 31 आ गया। अब कुछ कट नहीं रहा तो सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व किस तरीके से करेंगे, देखो 31 का टेबल आपको याद नहीं होगा लेकिन 22 का याद है, तो हम इस 4 को पहले 31 में मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा मेरे पास 124 इंटू में 22 डिवाइडेड बाई 3। 3 से नहीं कट रहे ना ये वाली वैल्यू। 22 इंटू 4 88, 8 कैरी फॉरवर्ड, 22 इंटू 12 अगर आप डायरेक्टली कर सकें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये वाली वैल्यू 264 और 8 272। 3 से काटूंगा तो 9 जा 091 बाई 3। चलें आगे। अगला सवाल मेरे पास कहता है इसकी वैल्यू बता दो जब के एवरेज है इन सबका। होमवर्क क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि क्या आंसर आपका आया। ठीक है, सिंपल सभी लोग कर सकते हैं। आखिरी सवाल हमारे पास, ये हम करने की कोशिश करते हैं। कहता है एक आर्टिकल का एमआरपी और कॉस्ट प्राइस का रेशियो दे रखा है कितना, 5:3।
अगर सेलिंग प्राइस मेरा 3024 है और जो शॉपकीपर है वो 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देता है 16% और 20% के एमआरपी पे, तो हमें बताना है कितने रुपए का प्रॉफिट या लॉस होगा। किस तरीके से करेंगे? देखो, चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, इसे 5x मान लेता हूँ और उसे मान लेता हूँ 3x। तो एमआरपी पे डिस्काउंट दिया जाएगा, ये है 5x, इस पे डिस्काउंट 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया है, एक 16 और 20। 16% का दूंगा तो 84% पे वैल्यू को बेचूंगा, 84% मतलब 21 डिवाइडेड बाई 25। फिर 20% का दूंगा मतलब 1/5 मतलब 4/5 पे आर्टिकल को बेचा जाएगा। और सेलिंग प्राइस किसके बराबर दे रखा है? 3024 के। सोल्व करके यहाँ पे x का मान निकाल सकते हैं। मुझे क्या चाहिए? कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए मुझे 3x चाहिए, सेलिंग प्राइस मुझे पता है, तो उससे मुझे पता चल जाएगा कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो एक्चुअली मुझे 3x चाहिए, तो काटेंगे कैसे देखिए, 5 से 5 कट जाएगा, 3 से मुझे काटने की जरूरत नहीं है, ये 7 इंटू 3 में ब्रेक होगा, तो 3x तो मुझे ये चाहिए, तो 3x को तो मैंने एज इट इज बचा लिया। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे 7 और 4 इनसे कटना चाहिए ये वाला पार्ट, तो पहले 4 से काटता हूँ। 4 से काटूंगा तो 7 जा 5 जा 6 जा, और अब 7 से भी ये वाली वैल्यू कटनी चाहिए, तो 108, और ये 25 इधर जाके मल्टीप्लाई होएगा, तो 108 इंटू में 25, 25 इंटू है 200, तो 2 जीरो 2 कैरी फॉरवर्ड 27। कॉस्ट प्राइस आ गया इतना, ये मेरे पास दे रखा है। सेलिंग प्राइस है मेरे पास 3024, 3024 में से 2700 को घटाऊंगा तो 324 बचेगा मेरे पास, और जो कि हो जाएगा प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑफ 324। क्लियर? तो दिस मार्क्स द एंड ऑफ दिस क्लास। आई होप 35 क्वेश्चंस हमने क्लास में डिस्कस करिए। एनटीपीसी का एग्जाम अगर आप लोग देंगे तो सीबीडी 2 में इस तरह का पेपर आएगा, तो आप हवा में उड़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपने अगर मुझसे पढ़ा है तो सारी क्लासेस आप आराम से अगर आपने देखी है तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप ना कर पाए खुद से। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम आगे क्वेश्चन इसके सोल्व करेंगे। इस सेशन में फिलहाल आपसे यहीं पर अलविदा लूंगा। बाकी बहुत सारे फ्री टेस्ट आरबी की वेबसाइट पर अवेलेबल है एसएससी एग्जाम्स के लिए, वो आप दे सकते हैं। हर संडे लाइव टेस्ट भी आप लोगों के लिए कराया जाता है, और बाकी पेड टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। और अगर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है तो ऑफिसर बैच के साथ आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। एसएससी, रेलवे, DSSB सभी एग्जाम्स की कंप्लीट प्रिपरेशन एक सिंगल कोर्स से हो जाएगी। इसमें मैथ्स, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग एसएससी सीजीएल को फोकस करते हुए बनाया गया है। साथ के साथ उसके अंदर आपको हिंदी की क्लासेस, स्टेनो की क्लासेस वो भी अवेलेबल कराई जाती हैं, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो सके। सो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।